अच्छा जी, 2-4 मिनट ज़रा लगाते हैं और वो जो परसों लीज वाला एक मसला छेड़ा था उस मसले को क्लोज करते हैं। वैसे ही वाइट बोर्ड पे भी मैंने वही लिखा है, यहाँ भी वही लिखा है, ताकि आपको तसल्ली हो। वॉल्यूम 1 घरों में पढ़ा हुआ है, उसमें हैंड रिटन पेज पे भी यही बातें लिखी हुई हैं। पहले मैं वहाँ से चले पढ़ के आपको दिखा देता हूँ, फिर इधर ला के दिखा देता हूँ। तो इसकी तस्वीर खींच लीजिएगा। परसों की क्लास में मैंने स्क्रीन पर लिखा था, आज मैंने सोचा वाइट बोर्ड पर लिख के आपको दिखा दूँ। मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर का सवाल हो या लेसी का सवाल हो या लेसर का सवाल हो, आपको पता है एक बात तो पक्की ठक्की है, मिसिंग रेंटल निकलते हैं इस फॉर्मूले से, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर। मैं तस्वीर खुद लेने को कहूँगा, फेयर वैल्यू ऑफ एसेट प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू पीवी ऑफ एलपी प्लस पीवी ऑफ। तो ये तो कि मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर के लिए खास बात नहीं है, ये तो हर सवाल में मिसिंग रेंटल का यही रूल है। लेकिन मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में एक ध्यान रखना होता है कि आईडीसी आपने 0 लेनी होती है अगर गिवन भी हो, और रेट कौन सा इस फॉर्मूले में यूज करना है, इंप्लिसिट रेट। जब यहां से रेंटल निकल आएंगे तो रेंटल्स को निकाल के अब आपने सवाल सॉल्व करना है। उसमें आपको मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर में वर्किंग पता है, कॉस्ट, फेयर वैल्यू, जीआई, एनआई, ये सारी वर्किंग्स होती हैं। और ये सारी वर्किंग्स में आपने रेट कौन सा यूज करना है, रेट तो यहां यूज करना होता है ना, सिर्फ रेट तो यहां यूज करना होता है बस, हायर ऑफ मार्केट रेट और इनमें से हायर यूज करना होता है। ये दोनों बातें अल्लाह का शुक्र है आपको पता है, क्योंकि बहुत पुरानी बातें हैं, इन बातों को बार बार करने का कोई फायदा नहीं। नई बात जो परसों की क्लास में की थी वो थी जब इस सारे डेटे को सामने रख के आपने जर्नल एंट्री करनी है, तो जर्नल एंट्री करनी है या पी एंड एल बनाना है, पी एंड एल बनाने में भी सेल तो जाएगी ना, तो या जर्नल एंट्री करनी है या पी एंड एल बनाना है, तो उसमें आपने क्या करना है, उसमें आपने लीज रिसीवेबल को एनआई पे रिकॉर्ड करना है, वो तो यही वाली फिगर होगी। यहां पे आपको पता है फॉर्मूला कौन सा यूज होता है। फिर आपने कॉस्ट ऑफ सेल बुक करनी है, कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ यूजीआरबी। फिर आपने फेयर वैल्यू कैलकुलेट यूज करनी है और यूज करना है पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट। अब अगर पीवी ऑफ एलपी इधर ऑलरेडी हायर मार्केट रेट हुआ और मार्केट यूज हो रहा हुआ, फिर ये वाली फिगर उठा लीजिएगा, ऐसे अलग से क्या करने की जरूरत है। लेकिन अगर उधर पीवी ऑफ एलपी हायर इंप्लिसिट होने की वजह से निकली हुई, फिर ये वाली फिगर जरा दोबारा निकालनी पड़ेगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड मैंने क्या कहा है। इधर देखो, एक फिगर निकालनी पड़ सकती है पेपर में, पीवी ऑफ एलपी यूजिंग, ये कब निकालनी पड़ेगी और कब वर्किंग 1 से निकल आएगी आपने मुझे बताना है। अगर किसी सवाल में मार्केट रेट हायर हुआ तो इधर जो पीवी ऑफ एलपी होगी वो ऑलरेडी 17% वाली होगी, अब वो मार्केट वाली ही है, वही यहां यूज हो जाएगी, अलग से कोई वर्किंग नहीं करनी पड़ेगी जनरल एंट्री के लिए। और अगर हायर इंप्लिसिट रेट हुआ तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, फिर आपको मार्केट रेट वाली यहां निकालनी पड़ेगी। तो ये बात की थी इन केस ऑफ डीलर एंड मैन्युफैक्चरर लेसर, और 3 से 4 मिनट में आपके और जाया करूंगा और उस सवाल को मैं दोबारा सॉल्व करने लगा हूं जो से हमने किया था, पास पेपर का क्वेश्चन 15 का पॉइंट बी। इसको आप तस्वीर रखें जी। इसको अबू को सेंड करें, इसको सेंड करें तस्वीर। अच्छा, अब हमारा लीज का एक हैंड रिटन पेज है, आइंदा इसे किया ना तो फिर देखना क्लास में। ये एक लीज का हैंड रिटन पेज है, तो अगर इंटरेस्ट रेट और रेंटल मिसिंग है सवाल में, सारी चीजें अल्लाह का शुक्र इस पेज पे भी लिखी हुई हैं, अभी ना निकालें, वॉल्यूम 1 घरों में है। तो लेसी और लेसर, वेदर द लेसर इज सिंपल लेसर और मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर, फेयर वैल्यू प्लस आईडीसी ऑफ लेसर इज इक्वल टू प्लस पीवी ऑफ नोट 1, इंटरेस्ट रेट टू बी यूज्ड इज आईडीसी ऑफ लेसर इन अबव इक्वेशन फॉर मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर विल बी टेकन एज इवन इफ इट इज गिवन, पहली रो में बैठ जाना, पहली रो में है जगह, इवन इफ इट इज गिवन इन क्वेश्चन। स्टेप 2, in case of dealer manufacturer lesser, after using the above equation you will use higher of implicit or market rate for amortization schedule, for calculating NI, वो higher rate use करेंगे in working 1। journal entry पास करते एक ध्यान रखना है, however sale will be recorded in journal entry of lower of fair value and PV of it। ठीक है, अब आपको ये आसान लग रहा है, ये ठीक है, ये आसान लग रहा है, ये ठीक है, मेरे ख्याल से ये जरा ज्यादा आसान है क्योंकि वर्किंग्स हुई हुई है सामने।
तो इस वर्किंग में कौन सा रेट यूज करना है? इम्प्लिसिट। इसमें इम्प्लिसिट और मार्केट विच एवरेज, और इसमें ध्यान रखना है कौन सा रेट? मार्केट रेट। ये क्या क्लास में जब मर्जी जो मर्जी जहां मर्जी जैसे मर्जी जिधर मर्जी। कौन सा स्टैंडर्ड है? IFRS 16। पास पेपर का क्वेश्चन नंबर 15 का 2। Sugai Autos is a dealer of specialized vehicles. SAL acquire each unit of vehicle at a cost of 26। कितने का खरीदा? बस नोट सेंड करने दिया था, नोट नहीं करना आज। एंड सेल्स इट फॉर 30 मिलियन, और इसको बेच देता है on Yekam April. SAL leased Alpha to Yasir for a non-cancelable period of, the interest rate छुपा हुआ in the lease is, annual rentals are 10। तो इसको मैं काट देता हूं, इस वर्किंग की जरूरत नहीं है। हाँ जरूरत होती है अगर रेंटल मिसिंग होते तो भी वर्किंग जीरो की जरूरत नहीं है। The rate छुपा हुआ in the lease is 18% per annum. Annual installments are 10 is to be paid in advance and at the end of lease term 3 साल बाद मेरे पास ऑप्शन है कि मैं 7.14 का खरीदूंगा, और ये ऑप्शन में एक्सरसाइज करूं इसका बहुत ज्यादा चांस है। अब ये जो परचेज ऑप्शन प्राइस होती है ना, ये जो एलपी होती है ना, एलपी में पड़ी होती है डाउन पेमेंट, रेंटल और जीआरबी, और अगर जीआरबी ना हो तो रेंटल्स असल में ये होते हैं रेंटल्स प्लस एलपी ये होती है डाउन पेमेंट प्लस रेंटल प्लस, अब जब जीआरबी यूजीआरबी आ जाए तो ये दोनों आ जाते हैं, फिर ये फिगर नहीं गिवन होती। लेकिन याद रखिएगा ये यूजीआरबी नहीं है परचेज ऑप्शन, ये बस लीज पेमेंट का पार्ट है, लीज पेमेंट का पार्ट है। तो अब अल्लाह का शुक्र है हमारे सवाल में जो डाटा अवेलेबल है उसमें यूजीआरबी कितनी है? 0। तो बस डाउन पेमेंट भी 0, रेंटल देख लेते हैं 10 इंटू 3 और ये 7.14। नाउ एलपी डाउन पेमेंट 0, रेंटल परचेज ऑप्शन की प्राइस जवाब ये जीआई आ गई। अब एनआई निकाल लेते हैं 0। अच्छा जी, पहला वाला 10 साथ चलेगा, हायर ऑफ मार्केट रेट और बस। व्हाट इज इम्प्लिसिट रेट? व्हाट इज मार्केट रेट? व्हाट इज हायर? रेज़ टू पावर माइनस इज इक्वल टू 30 प्लस 0 इज इक्वल टू 30। अच्छा जी, अब बड़ा स्मूथली सवाल चल रहा है, अब इधर आ जाएं। अच्छा, अमोर्टाइजेशन शेड्यूल कहां से बनाना शुरू करेंगे? बस इसमें कोई प्रश्न। और अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में रेट भी कौन सा यूज करेंगे? यही वाला। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में मैंने कोई बात नहीं की, नहीं अमोर्टाइजेशन शेड्यूल एनआई वाला ही बस चलेगा सारा काम, हायर वाला। अमोर्टाइजेशन शेड्यूल में कोई नई चीज ना सोचिएगा। इधर आ जाए, एनआई 30 कॉस्ट माइनस पीवी ऑफ, व्हाट इज कॉस्ट? व्हाट इज पीवी ऑफ यूजीआरबी? क्या एंड तक आना जाने लगा रहता है? साइट ऑफ एनीथिंग, एक दफा क्लास का टाइम बता दिया तो बता दिया, फिर आप नहीं आ सकते तो फिर लेट आना हो तो ना, फिर क्या कहूँ। 26 माइनस 0 26। फेयर वैल्यू और पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट, व्हाट इज फेयर वैल्यू? 30। आई नीड पीवी ऑफ एलपी यूजिंग मार्केट रेट, बट मार्केट रेट आज के सवाल में कुछ हो रहा है और इम्प्लिसिट, व्हाट इज इम्प्लिसिट रेट? व्हाट इज मार्केट? मैंने दोनों में से कौन सा यूज किया है? हायर। वो कौन सा था? लेकिन मुझे यहां कौन सा चाहिए सेल बुक करने के लिए? अब मुझे मजबूरन एक वर्किंग करनी पड़ेगी, वर्किंग 1.1 और वट एवर इट मे बी। इसमें मैं क्या निकालूंगा? अपनी सेल, लोअर ऑफ फेयर वैल्यू और पीवी यूजिंग मार्केट रेट। व्हाट इज फेयर वैल्यू? पीवी यूजिंग मार्केट रेट। थोड़ा सा लंबा काम करना पड़ेगा, वही वाला पीवी यूजिंग मार्केट रेट 10
1 माइनस 1 पॉइंट जमा, क्योंकि परचेज ऑप्शन प्राइस भी एलपी का पार्ट है। Now what is fair value? What is PV of LP? What is floor? Cost? 26. Finish this. ले जी हाइब्रिड में आए, वेलकम लेटाने पे, शुक्रिया, बैठे। क्या मोबाइल छोड़ के जरा इधर देखिए। अच्छा भाई, ये भाई पूछ रहे हैं कि यहां पर लोअर रेट लेना है या मार्केट रेट लेना है। लोअर हायर का तो मैंने चक्कर ही नहीं किया। यहां पर, यहां दोनों में से, यहां इस तरह भी मैंने आपको याद करवाया था शायद कि इधर इम्प्लिसिट, उधर दोनों में से हायर, क्योंकि असल में सेल ना शायद वो मार्केट रेट पे बुक करवाना चाहता है, ये शायद उसकी वजह, तो इसलिए इधर हायर लोअर के चक्कर में नहीं पड़ना। लोअर होता तो मैं खुद लिखता। चलें जी, आईडीसी की एंट्री बताएं, लगे आता हूं जरा, लीज भी हल्की सी रिवाइज हो जाए। सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, वाई सेलिंग एक्सपेंस डेबिट, यह तस्वीर ना खींचे, किताब में भी ये एंट्री हुई है, दोबारा दोबारा क्या तस्वीर खींची है। 1 अमोर्टाइजेशन शेड्यूल बनाने के बाद एक छोटी सी एहतियात रखिएगा, अगर किसी को भूलना जाए, इंटरेस्ट इनकम 9/12 करके रिकॉर्ड करनी है, क्योंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर एंड और लीज का अकाउंटिंग ईयर एंड डिफरेंट है, इसलिए ये बात रह जाती है। दोनों नजर रखिए कौन बोलता है। ABCD EF GH IJ के LMNO PQ RS TU अलिबे पे। यार एक चीज लिख लें होमवर्क के सवाल में, कुछ लोगों ने नोट की होगी, सवाल में लिखा होना चाहिए था NCI इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, सवाल में लिखा नहीं हुआ था। NCI एस के शेयर नहीं, एस के शेयर की मार्केट प्राइस देने का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि NCI इज एट फेयर वैल्यू, तो इसलिए सवाल में लिखा होना चाहिए। IK भी सवाल में लिखता है, ये हमने अपनी तरफ से सवाल बनाया हुआ है, इसलिए इसमें नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए सवाल में पेज 38 पे आए और पेज 38 पे आके लिख लें। ये देखो यार, मार्केट ये नहीं चल रहा, दूसरा वाला NCI इज, जी मैं एडजस्टमेंट नंबर इसके ले लेता हूं। NCI इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, वरना बाय डिफॉल्ट मैंने क्या हुआ है, क्या एज्यूम किया करें, NCI इज मेजर्ड एट, कह रहे किसी को ऊपर कर दें, रजिस्टर से कर दें ऊपर। NCI इज मेजर्ड एट फेयर वैल्यू, NCI को फेयर वैल्यू पे रखा जाएगा। भाई ये चलें करते हैं अगर हो सकता हो। इसमें कौन सी एडजस्टमेंट भाई आपको समझ नहीं आई? एडजस्टमेंट नंबर बी तो है, हाँ जी। अ प्लांट विच हैज अ फेयर वैल्यू ऑफ 1000 अबव देन बुक वैल्यू, तो बताएं जी प्लांट की फेयर वैल्यू ज्यादा या बुक वैल्यू? फेयर वैल्यू। तो क्या एंट्री बनेगी जी? पीपी डेबिट, रिवैल्यूएशन सरप्लस इन वर्किंग 1 क्रेडिट, कितने से? 1000 से। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ जाती है, डेप्रिसिएशन बढ़ने की एंट्री, डेप्रिसिएशन डेबिट, नहीं चल नहीं रहा, चार्जिंग का मसला, शुक्रिया। डेप्रिसिएशन डेबिट और पीपी क्रेडिट। सरप्लस बताएं, रिमेनिंग लाइफ 2 years ago। किसके एसेट्स की रिवैल्यूएशन होती है? जी आप सवाल पूछें, हम क्या कंफ्यूजन आई? लैंड एप्रिशिएट नहीं होती जी, अंडरलाइन कर लें प्लांट। यार तो बुलवाता है सुबह सुबह, घड़ी ने ऑरेंज कलर की पहनी हुई ऊपर से।
हमें कैसे पता चला सब्सिडरी में इन्वेस्टमेंट 45,000 की है? तो यार अब क्या करें, अब सवाल में और कोई इन्वेस्टमेंट्स दी नहीं हुई तो हम एज्यूम करेंगे ये सारी इन्वेस्टमेंट्स हैं इन एस, वरना फिर आप कह दो कि इन्वेस्टमेंट्स मुझे पता नहीं चली, वर्किंग वन मैं नहीं कर रहा, गुडविल शुडविल आप खुद ही निकाल लो। नहीं नहीं नहीं, नहीं। ये कभी नहीं करना, सही कह रहे हो आप। 2800 शेयर एक्वायर किए हैं, कितने? ये इसके साथ नहीं लिखा हुआ ये इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी, एज्यूम करेंगे सारी इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी है। फेयर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ सब्सिडरी देने का मतलब ये नहीं है कि एनसीए फेयर वैल्यू पे मेजर करें, एनसीए फेयर वैल्यू पे मेजर करना वो बताया करेगा, ये बात मैंने करके खत्म कर दी हुई है, इसका मतलब ये नहीं हुआ करेगा। अगर ये मतलब होना होता तो मैं पहले बताता। पास पेपर मैंने देखे हुए, आईके भी किताब मुझे पता है, बाकी चीजें मुझे पता है, जो मैंने बताया वो चलेगा इधर। क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे हम आज। मिटा दो इसको। नहीं नहीं नहीं, वो आ रहा है, मुझे फिगरें गिन लेने दे। फिक्स एसेट माइनस कम रिडक्शन, कोई जरूरत नहीं है, खाली बीबी भी सही है। 180 बीबी चलेगी, 180 और 470, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ये 17 फिगर्स लिख लें, फिर सवाल शुरू करते हैं। हाँ जी जल्दी बताएं जी। इन्वेस्टमेंट, हाँ जी हाँ जी, करोड़ों रुपए ज्यादा पे करते हैं गुडविल के लिए, कोई मसला ही नहीं। ये इक्विटी तो हिस्टोरिकल इक्विटी समझ ले होती है, ये तो जब कंपनी बनी थी तब की कभी इक्विटी है। ये तो मैंने किसी भी क्लास में बात नहीं की थी कि इन्वेस्टमेंट शुड बी ग्रेटर और लोअर देन दिस फिगर। क्लियर, शुक्रिया। सवाल में ये नहीं बताया हुआ कि इस इन्वेस्टमेंट का ब्रेकअप क्या है, तो इसका मतलब है सारी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी में है। जी भाई ईयर एंड बताएं एज ऑन 316। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, होमवर्क के सोल्यूशन में रिटेन अर्निंग थी, रिटेन लॉस था, लॉस नहीं था उसमें। 90 + 78 पीपी, ओ सॉरी 180 और 470। इन्वेस्टमेंट इन एस खुद ही बता दिया उसने, 350 होगी बात, ठीक है। थोड़ी देर बाद 5 मिनट दोबारा करनी है। खुदा ना खासा बात करनी भी पड़ जाती है तो साथ वाले के बिल्कुल कान में किया करें कि उसके अलावा और किसी को सुनाई ना दे, सिर्फ उसी का फ्यूचर स्टेक पे लगे और किसी का ना लगे। 350 स्टॉक डेटर कैश इनवेंट 6 के 6 आ जाओ। नीचे ले लें जिसने लेनी है। बस एक बताए, एक एक करके नहीं बताना, कोई एक बताए जी। भाई अब्दुल्ला को बुलाएं, इससे एक बंदे का इन्होंने टाइम ज़ाया कराना होता है रोजाना, इफेक्टिवली कोई और काम कर ले। वो बुलाओ यार, माजरत उसको बुलाओ दोबारा। पता नहीं अजीब लोग हैं, एक दफ़ा बात करने से समझ भी नहीं आती, बात भी नहीं मानते। 750 500 अच्छा जी, इसके साथ ना सवाल में ही लिख लिया करें। पीछे से कौन सा टॉपिक रिवाइज करें यार आजकल? ओ भाई प्लीज, आधे घंटे में क्लास पर क्लास वाला होता होगा, आधे घंटे में होमवर्क वाला होता होगा।
अगर इससे ज्यादा आप टाइम अभी लगा रहे हैं तो खुदा के लिए आप अपने पर जुल्म कर रहे हैं। 1 घंटे से ज्यादा आपके घर में एफर्ट नहीं लग रही होगी उसके ऊपर। एंड इफ समवन इज एफर्ट लगा रहा है, जब टॉपिक नया नया शुरू होता है तो हल्का हल्का चल रहा होता है। अब जो हल्का हल्का टॉपिक जब चल रहा होता है तो पिछले टॉपिक साथ साथ रिवाइज करने होते हैं। सर पहले बता दिया करें, तो फिर ये जब ये अगले हफ्ते से फुल लॉन्च पे जब चलने लग जाए तो फिर तो पिछले टॉपिक का रिवाइज करने का टाइम नहीं मिलना। हाँ, ये सेशन के शुरू में आपने बताना था हमें। अच्छा जी, CRE और PRE हो गया मतलब। You are taking niche again and again. Niche are coming to you again and again. चालीस और 28। पेरेंट के कैपिटल रिजर्व्स, कंसोलिडेटेड कैपिटल रिजर्व्स, बिल्कुल वो नाम ऊपर से देखें, कंसोलिडेटेड पेरेंट के कैपिटल रिजर्व। Subsidiary capital reserves, creditors 75 or 63। चलें एक आधा मिनट लगाएं और नोट करें। क्या? हाँ, ये वाला करो शुरू यार। इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट का मतलब, अच्छा सवाल है जी, बहुत अच्छा सवाल है, इधर लाएं, आगे चलते हैं जी। अच्छा सवाल है। इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट का मतलब ये है कि IFRS 9 आपने पढ़ा है, तो IFRS 9 में ना हम इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे ले जाते थे, लेकिन इधर हम कंसोलिडेशन में सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से कॉस्ट पे ही रखते हैं। कॉस्ट मींस कि जितने की खरीदनी थी इन्वेस्टमेंट, जो सौदे किंग को पेमेंट की थी, क्योंकि वो जो फेयर वैल्यू मॉडल्स है ना, डेट आर इन IFRS 9, here the investments are kept at cost, फिर इनको ले जाते हैं वर्किंग 1 में और कैंसिल होकर गुडविल नजर आने लग जाती है। तो इसलिए इन्वेस्टमेंट एंड कॉस्ट का मतलब है कि आपने चंद साल पहले सौदे किंग को कितने पैसे दिए थे, और इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू में नहीं लेके आते हैं IFRS 9 की तरह। हिस्टोरिकल कॉस्ट कभी भी नहीं लेके आते, इन इन्वेस्टमेंट्स को फेयर वैल्यू पे नहीं लाना। इन इन्वेस्टमेंट्स के सामने सब्सिडरी की इक्विटी रखनी है और ये देखना है कि हमने कितने वाली सब्सिडरी कितने में बाय की। इन्वेस्टमेंट्स को कभी भी फेयर वैल्यू पे नहीं लेके आना, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये कॉस्ट पे पड़ी रहती है। हिस्टोरिकल कॉस्ट, जो हमने सौदे किंग को पैसे दिए, ये वो वाली कॉस्ट है। हमने सौदे किंग को पेमेंट की होगी ना, सौदे किंग को पेमेंट करके एंट्री की होगी, इन्वेस्टमेंट्स एट कॉस्ट डेबिट कैश क्रेडिट, ये वो वाली इन्वेस्टमेंट्स। 2 साल पहले ये पेमेंट की है, 30 जून 16 है ना, हाँ 30 जून 14, 2 साल पहले। ऑन यकम जुलाई 14 पेरेंट एक्वायर्ड 75% शेयर्स ऑफ सब्सिडरी व्हेन एस रिटेन्ड अर्निंग्स वर 70। कितना? शुक्र है, कल तो स्यापा प्रोग्राम था। कितना गोश्त था कांगड़ी पहलवान में? 70। आज के 230 माइनस 70 का बाद में कुछ कर लेंगे। ऑन यकम जुलाई 14 की जगह कई दफा लिखा होता है पेपर में ऑन एक्विजिशन डेट। ऑन एक्विजिशन डेट एस कैपिटल रिजर्व्स वर 9, एस कैपिटल रिजर्व्स वर 9। अच्छा, आज कितने हैं वैसे? ये तो 2 साल पुराने बता रहे हैं ना। आज कितने रिजर्व्स हैं? 28। उस दिन कितने थे? कैपिटल रिजर्व्स। इससे हम सब्सिडरी की इक्विटी की वर्थ निकालना चाह रहे हैं। हमने इसको 350 में खरीदा हुआ है। एक एडजस्टमेंट जी कल वाली कर लेते हैं आप, और एक परसों वाली कर लेते हैं। आज ये वाली बस एडजस्टमेंट आएगी, ये कल वाली एडजस्टमेंट कर लेते हैं जी। ऑन एक्विजिशन डेट फेयर वैल्यू ऑफ सब्सिडरी एसेट्स वर इक्वल टू इट्स नेट एसेट्स। इसलिए लिखा होता है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटीज को नेट एसेट्स कहते हैं। और आने वाले दिनों में हम पढ़ेंगे
कि हम सब्सिडरी के लैंड भी रिवैल्यू करेंगे एक्विजिशन डेट पे, बिल्डिंग भी, प्लांट भी, इंटेंजिबल भी, स्टॉक भी, डेटर भी, एक एक चीज उसकी रिवैल्यू करेंगे। इंशाल्लाह उसकी लाइबिलिटीज को भी रिवैल्यू करेंगे, हत्ता के एक्विजिशन डेट पर सब्सिडरी की जान निकाल लेंगे, उसकी बैलेंस शीट में हर एसेट और हर लाइबिलिटी को रिवैल्यू करेंगे, ताकि सऊदी किंग के जाने से पहले सारी चीजें फेयर प्राइस के ऊपर आ जाएं। फिर प्राइस डिसाइड हो कि अब हाँ 350 मिलियन देना चाहिए या 360 मिलियन देना चाहिए या 370 मिलियन देना चाहिए। प्रैक्टिकली स्पीकिंग जब डील हो रही होती है तो पहले ये वाली साइड फाइनल होती है, ताकि हमें पता चले हम बाय कौन सी चीज कर रहे हैं, फिर लड़ लड़ के ये वाली प्राइस तय होती है। अच्छा, जरा कल रिवैल्यूएशन सरप्लस किया था, आज मुझे रिवैल्यूएशन लॉस बता दें कैसे करना है। उल्टा देते हैं, चलें ट्राई करते हैं। ऑन एक्विजिशन डेट कौन सी एडजस्टमेंट? रिवैल्यूएशन की। कल क्या आया था? सरप्लस, आज लॉस आया। आइए 16 वाली एंट्रीज नहीं सोचनी, बस वो साइड पर रखें। अगर सब्सिडरी के एसेट्स बढ़ गए तो एसेट डेबिट सरप्लस इन वर्किंग वन, एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ती है तो डेप्रिसिएशन डेबिट। किसके एसेट्स की डेप्रिसिएशन बढ़ा रहे हैं? सब्सिडरी के। डेप्रिसिएशन बढ़ने से अर्निंग कम हो जाती, डेप्रिसिएशन बढ़ने से अर्निंग्स कम हो जाती। अगर रिवैल्यूएशन लॉस आ गया, प्लीज प्लीज के उससे बाहर निकल आए, क्या कहते हैं IAS 16 से कि P&L में जाना है, ऐसी कोई बात नहीं है। रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट एंड एसेट क्रेडिट, PP या इंटेंजिबल जो भी हो। और उसके बाद एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन, पिछली रो में बोल रहे हैं, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम हो जाती है। डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम हो जाती है। इसकी जगह ये नोट करने की जरूरत है, ये वो हैंड रिटन पेज एक है किताब में, ये इसी तरह नोट किया हुआ है, इसी तरह नोट हुआ है। तो कल सरप्लस की एंट्रीज की थी, आज किसकी की हैं? कर ले नोट। डेप्रिसिएशन की एंट्री की वजह क्या होगी जरा सोचें। उसने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है 50 पर, हम चाहते हैं कि नहीं 40 पे हो, तो उसने 10 रुपए पे डेप्रिसिएशन ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया, उसे उल्टाना पड़ेगा। थिंक अगेन, रिवैल्यूएशन लॉस। रुक जाए जरा एक मिनट। उसने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है बुक वैल्यू 50, उसने एसेट रिकॉर्ड किया हुआ है बुक वैल्यू 50, हम चाहते हैं फेयर वैल्यू पे आ जाए 40 पे। उसने सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे 50 को डेप्रिशिएट किया होगा, हम चाह रहे हैं 40 डेप्रिशिएट हो। उसने कितना ज्यादा डेप्रिशिएट कर लिया? 10। उस डेप्रिसिएशन को उल्टा दें। यह है मुश्किल तरीका, आसान तरीका कल बताया था। एसेट बढ़ने से डेप्रिसिएशन बढ़ती है और इसी तरीके से चलना है पेपर में, और एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होती है। बस ये एंट्रीज है रिवैल्यूएशन की, इग्नोरिंग के IAS 16 में हमने क्या क्या पढ़ा है। ये किसका एसेट है? सब्सिडरी का, इसलिए एसआर यूज किया। क्या चीज? किसके एसेट्स की डेप्रिसिएशन की बातें हो रही हैं कल के? यूफोन के एसेट्स की। तो यूफोन की अर्निंग्स ही हिट होनी है। अच्छा, एक थोड़ा सा मसला आता है कुछ बच्चों को, वो समझ लें कि रिवैल्यूएशन सरप्लस है अंग्रेजी का मतलब, या रिवैल्यूएशन लॉस है। ये तो अंग्रेजी का मसला है, ये काउंटिंग का मसला नहीं। वो मसला समझेंगे। पेपर में लिखा था लैंड इज ओवर वैल्यूड बाय 3। अब ये बच्चे साथ वाले से दिल से पूछते हैं अपने कि ये मैं सरप्लस रिकॉर्ड करूं या लॉस रिकॉर्ड करूं। सरप्लस वाले हाथ खड़ा करें, लॉस वाले हाथ खड़ा करें, न्यूट्रल हाथ खड़ा करें। अच्छा जी, एक, दो, तीन, चार, ये कितनी लाइनें हैं जी? प्लीज बी सीरियस, ये नोट करो यार, ये जो गलत बोल रहा है बिला वजह बोल रहा है। ब्रेक को निकालो फिर आज प्लीज। आपको क्या मसला है? सबसे पहले इसको निकालेंगे आप।
मेरे पास आओ, 1 2 3 4। अब ये ओवर वैल्यू कितने से हो गया है? 1 से। अब आप 4 में से 1, या ये तो बोलते हैं, अब तो ना सोचें, 4 में से 1 माइनस करेंगे। इसका मतलब है कि ओवर वैल्यू हुई हुई चीज को सरप्लस बुक करके और ओवर नहीं करना। एक बंदा पहले ही ओवर है और आपके पास से गुजरे, आपको सुभान अल्लाह माशाअल्लाह जबरदस्त क्या बला है तू, वो और ओवर हो जाएगा। तो ओवर हुए को ओवर करते हैं। चलिए दोबारा ट्राई करते हैं। 1 2 3 4 ओवर वैल्यू हो गया। कितने से ओवर वैल्यू हो गया? 1 से। अब इस 4 को कैसे सेट करेंगे? प्लस करके कुछ या माइनस करके? माइनस करके। तो एक बार याद रखिएगा, कोई चीज ओवर वैल्यू हुई भी है ना, तो आप लोगों ने उसको और ओवर नहीं कर देना। इस पे आप क्या बुक करेंगे? लॉस थिंग। असल में लैंड ना ओवर वैल्यू हो गई है, ज्यादा वैल्यू हो गई है बेचारी। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लैंड बहुत ज्यादा वैल्यू हो गई है गलती से। इसको क्या करें फिर? नीचे ले। तो इट मींस कि ओवर वैल्यू हो चुकी है। तो अब हमने करना क्या है? वो तो हो चुकी है ना ओवर वैल्यू। मैं पूछ रहा हूं अब हमने क्या करना है? इसको कम करना। डन। खत्म नहीं हो रहा लेकिन है इसी तरह, कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों। और अगर मैं ये कहूं, इधर देखें, 1 2 अंडर वैल्यू हो गया, तो अब आप क्या करेंगे? 1 से बढ़ा देंगे। बस ये है हल्का सा कॉन्सेप्ट। तो लिखें ये सफे के टॉप पे, ओवर वैल्यूड चीज हुई होगी तो हम रिवैल्यूएशन लॉस की एंट्री करेंगे। चीज ओवर वैल्यू हुई होगी तो हम लॉस की एंट्री करेंगे। और अंडर वैल्यू हुई होगी तो हम सरप्लस की एंट्री करेंगे। भाई ये केबल की डक्टिंग करवाएं हाइब्रिड में, ठीक है? ये भी उसको बुला के बताएं अभी अभी। अच्छा, ये ना हाइब्रिड में मजे से, अब मैं करके नहीं दिखा सकता। दोनों पांव उसने यहां पे लाके रखे हुए हैं, ऐसे चौंकड़ी में मजे में बैठा है। और बैठ यार बबलू, मैंने तुझे कौन सा कह, लगा टेक दीवार से, लगाना यार, लगा लगा लगा, लगा सही तरह टेक लगा दीवार से। अल्लाह अकबर, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। चलें जी, लैंड इज ओवर वैल्यूड बाय 2 मिलियन। एंट्री को सोचें, लैंड इज ओवर वैल्यूड बाय 2 मिलियन। लैंड ओवर वैल्यू हो चुकी है तो क्या करें? इसको रिवैल्यूएशन लॉस इन वर्किंग वन डेबिट। नहीं, लैंड तो नहीं है, पीपी का अकाउंट ही हमारे सामने है, इसकी डेप्रिसिएशन भी कोई नहीं है, तो आप पेपर में आपने इसकी एंट्री भी नहीं करनी, बट जबानी सोच लेना। लॉस इन वर्किंग वन डेबिट, पीपी क्रेडिट। ये एंट्री करते करते आपका दिल बोलता जाएगा 27 से 28 नंबर हो गया मेरे पेपर में। अगली एंट्री करेंगे 28 से 29 हो गए। फीस वीलेला पास करने के लिए वो नहीं बैठा हुआ उधर, अच्छे बुरे को उसने अलग कर लेना खुद ही। पेपर देख के पता चल जाएगा उसको कौन पढ़ता रहे 6 महीने और कौन झक मारता रहे। Who are the losers and who are the winners? Who are attending regularly? Who are attending off and on? अच्छा जी, बीवी बढ़ गई है फेयर वैल्यू से, सुभान अल्लाह, बीवी बढ़ गई है। अब ये तरह सोचें, ये भी एक अंग्रेजी है, इससे भी कुछ समझें। इसको इस तरह सोचें, अगर फेयर वैल्यू बड़ी हो बीवी से, फेयर वैल्यू ज्यादा हो बीवी से, फिर तो सरप्लस है ना। ये तो ओवर वैल्यू अंडर वैल्यू वाली अंग्रेजी नहीं है ना, अब इसमें तो वो पिछले वाला आप तो कल लगाएं बस। बीवी बढ़ गई है फेयर वैल्यू से, इसका मतलब क्या है? अगर ये लिखा होता फेयर वैल्यू ज्यादा है बुक वैल्यू से, फिर हम अल्लाह का शुक्र है सरप्लस रिकॉर्ड करते। अगर फेयर वैल्यू होती 10, बुक वैल्यू होती 8, 2 रुपए का सरप्लस बुक। ये सरप्लस में बोलूं तो लॉस बोले, इस तरह मजा नहीं आएगा। तसल्ली से सोचें, अगर फेयर वैल्यू ज्यादा हो 10 रुपए और बुक वैल्यू कम हो 8 रुपए, तो 2 का सरप्लस। और अगर बीवी बहुत ज्यादा है फेयर वैल्यू से, इसका मतलब और भी तो हो सकता है ना, फेयर वैल्यू कम है, तो बीवी बहुत ज्यादा है फेयर वैल्यू से। आप बताएं मैं क्या बुक करूं? रिवैल्यूएशन लॉस।
तो 25 की एंट्री बता दें। ये कर लें, फिर अगली एंट्री करते हैं। आज दोनों एंट्रीज रिवैल्यूएशन लॉस की हैं। किसके ऊपर? देखो यार कौन बोल रहा है। टिक कर दूं जज्बा को, लगन भी है, अंत तक मेहनत वाले हाथ खड़ा करें, अंत तक मेहनत कर दूं टिक, कुर्बानियां दे रहे हैं। दोस्त, एक्स्ट्रा दोस्त छोड़ दें, इधर उधर की जो है वो एक्टिविटीज छोड़ दें, सोशल मीडिया छोड़ दें, इसमें तो सब कुछ कवर हो जाएगा। गुनाह छोड़ दें, इससे चीजें जरा रिटेन रहती हैं माइंड में, लेकिन इसलिए नहीं कि चीजें रिटेन रहें, अल्लाह को खुश करने के लिए। और क्या? नमाज, ठीक है। और तो भाई कुछ करना पड़ेगा आपको, ऐसे नहीं होगा। साथ वाले के सर पे हाथ रखें शफकत का, आप लोग अपना हाथ रख रहे हैं, शफकत का हाथ रखें उसके सर पे। चले यहाँ कंधे पे हाथ थपकी दे दें, आज रिकॉर्ड तोड़ दें, आज कंधे पे अनजान से बैठे हैं, गलती के साथ आप ऐसे बंदे से बैठे नहीं, नहीं जानते, कोई नहीं, रख दें उसके कंधे पे हाथ, रख दें कंधे, कुछ नहीं होता, रख दें कंधे पे हाथ, थपकी दें, आज वो एक फीलिंग आएगी उसको। पेरेंट ने वैल्यू किया है एनसीआई को ऑन द डेट ऑफ एक्विजिशन एट इट्स फेयर वैल्यू। एस के शेयर की प्राइस बाजार में है 9 रुपए पर शेयर। एनसीआई की फेयर वैल्यू जरा निकाल लें आप, उसकी एंट्री, डेप्सिन की एंट्री नहीं की, सॉरी। रिमेनिंग लाइफ ऑफ द प्लांट एट द टाइम ऑफ एक्विजिशन इज, प्लांट की रिमेनिंग लाइफ कितनी थी बोलें? 5 साल। तो प्लांट की रिमेनिंग लाइफ वॉज 5 years। एसेट कम होने से, ये देख लो भाई अब्दुल्ला अगली रो के अंदर ये बोले हैं भाई, एसेट कम होने से डेप्रिसिएशन कम होगी, डेप्रिसिएशन कम होने की एंट्री किसका? एसेट। रिवैल्यूएशन सरप्लस डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ, डिवाइडेड बाय रिमेनिंग लाइफ मल्टीप्लाइड बाय कंसोलिडेशन डेट, एक्विजिशन डेट। 30/15, 30/16। इसकी लॉजिक याद रखें, सब्सिडरी ने 5 सालों की बात है, 5 साल इस एसेट की रिमेनिंग लाइफ रह गई है, सब्सिडरी 2 साल से कॉस्ट मॉडल पे डेप्रिसिएशन चार्ज कर रही है। मैं चाहता था कि 2 साल से कौन से मॉडल पे डेप्रिसिएशन चार्ज होती? फेयर वैल्यू के ऊपर चार्ज होती, और वो किस पे चार्ज कर रही है? तो बस डिवाइडेड बाय किया करना रिमेनिंग लाइफ और मल्टीप्लाइड बाय द डेट ऑफ एक्विजिशन एंड कंसोलिडेशन डेट के दरमियान कर सकता। पीपी क्रेडिट, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन, लेकिन असल में जो अकाउंट यूज होगा वो पीपी, डेट इज कॉल्ड एज रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन की रिवर्सल खुशी वाली साइड पे आती है। कल हम डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करे थे, आज क्या करें? रिवर्स करें। इतने बिजी रहा करें कि सर कुछ जाने का टाइम ना मिले आपको। कल मैं आपको सीरियसली बताऊं, नोट्स अपलोड करने का टाइम नहीं मिला, रात को पता नहीं 12:15 बजे जाके नोट्स अपलोड हुए हैं।
ये 1:45 से लेके 4:45 तक टेक्स्ट की क्लास थी, फिर जूम मीटिंग शुरू हो गई थी असर के बाद, फिर वो 5:45 से लेके, वो लोग तो नहीं छोड़ते जूम मीट, ये माशाल्लाह बड़े सवाल कमाल कमाल के पूछते हैं, 8:45 भी नहीं 9 o'clock तक ये चलती रही, क्योंकि कहीं जाना पड़ गया वाले साहब के साथ, तो वहाँ से 11 बजे जब हम वापस आए 12 बजे या 11 बजे, तो फिर उसके बाद नॉन स्टॉप 12:30 बजे तक, फिर 12:15 बजे कहीं जाके नोट्स अपलोड किए। तो पता नहीं आप लोगों को कैसे सर पे जाने का टाइम मिल जाता है, मैं तो सर पे जाने का टाइम नहीं मिलता आजकल। जी मैं लेता हूँ सवाल, आगे चलें। हाँ पूछो। हाँ आई कैप में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर टेस्ट हो सकता है, जैसे कल टेस्ट के अंदर सारा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, पास्ट पेपर का क्वेश्चन 5 मैंने आपको कराया था, वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर था, और आई कैप में टेस्ट हुआ है इसलिए मैंने भी डाला है, तो हो सकता है टेस्ट कोई ऐसा मसला नहीं है। अभी मैं सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा इंशाल्लाह, मुझे तो उम्मीद है वो लोग हाथ खड़ा करते हैं पूरे नंबर लेने वाले, पूरे नंबर इंशाल्लाह आ जाएंगे, कोई ऐसा देखें 4-5 लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, पूरे नंबर ले लेंगे। वो कह रहे जो नीचे वाली साइड पे लिखे होते हैं बटा 25। अच्छा, P values NCI on the date of acquisition at its fair value. Subsidiary के शेयर प्राइस was ₹9 per share on the acquisition date. इस फिगर को अगर आज आप डायरेक्ट इधर निकाल लें तो बड़ा जबरदस्त रहेगा। सब्सिडरी के शेयर्स कितने हैं? 50 मिलियन। नहीं, अगर इधर 100 लिखा होता तो 5 मिलियन होते। अभी तो 500 डिवाइडेड, चिड़ियाघर ने 500 मिलियन इकट्ठा किया, 10 रुपए हर एक से, तो 500 डिवाइड बाय 10, 50 मिलियन शेयर्स हैं। 50 मिलियन में से कितने हमारे, तो कितने इमरान खान के? 25%। तो मेरे तो ख्याल से अब हम बड़े हो गए हैं, एनसीआई की फेयर वैल्यू कोशिश करते हैं यही निकाल लें। एनसीआई की फेयर वैल्यू खुली खुली करके जरा मैं इधर ऐसे निकाल रहा हूं। सब्सिडरी के शेयर्स 50 मिलियन, उसमें से कितने मेरे, हालांकि इक्वल टू लगाने की जरूरत नहीं है लेकिन मैं लगा रहा हूं, उसमें 12.5 मिलियन शेयर मेरे, यानी एनसीआई के, मादरत 12.5 मिलियन एनसीआई के। अब किसके पास किसके शेयर पड़े हैं? इमरान खान के पास सब्सिडरी के शेयर्स पड़े हैं, और सब्सिडरी का एक शेयर बाजार में कितने का है? सब्सिडरी का एक शेयर बाजार में 9 मिलियन, मल्टीप्लाइड बाय 112 शायद या 5, ये एनसीआई की फेयर वैल्यू। चलें जी, वर्किंग 4 में इसको पोस्ट कर दें साथ ही। एडजस्टमेंट अकाउंट डेबिट पेएबल टू एनसीआई क्रेडिट। सूरी फेर दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी कैलकुलेटर भाई कल किसी का रह गया था, नंबर बता के उसमें कोई निशानी बता दो, कहाँ कहाँ बॉल पेन का निशान लगा हुआ है। ओके, यहां से लेके और 1 घंटा नहीं, इंशाल्लाह ये तो जल्दी फ्री हो जाएंगे इस एडजस्टमेंट से, फिर हम इंशाल्लाह कोई और बातें कर लेंगे। जी बिल्कुल अच्छी अच्छी बातें करेंगे। भाई जब नया कॉन्सेप्ट आ रहा हो जरा अटेंटिव हो जाया करें, और साथ वाले को ऐसे जरा प्यार से, हल्का सा मोहब्बत से, तो कोनी से जरा साइड पे करके हल्का सा, तो थोड़ा सा जरा इधर मुतवज्जह हो जाए। अच्छा, पेरेंट एंड सब्सिडरी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। पेरेंट ने 20 दिसंबर को सब्सिडरी को, यानी शोहर ने, कमरे से थोड़ा सा जरा आगे कर लेना, बीवी को भेज दें जरा, नहीं किचन में नहीं, मैं तो दूर कह रहा हूं, गर्मियों की छुट्टियां हो गई है ना, बीवी को भेज दें, मिक भेज दें, तो बीवी अपने घर वालों के पास अभी बैठी है और शोहर अपने घर है, तो सुकून में तो नहीं, ये तो गलत बातें फैलाई हैं लोगों ने। अच्छा जी,
प्लीज डेटर बीवी डेबिट सेल क्रेडिट। 100 रुपए की चीजें शोहर ने बीवी को बेची, 100 रुपए की चीजें शोहर ने बीवी को बेची। 21 दिसंबर को बीवी का फोन आया कि सरताज मैंने समझा था शायद तुमने को खत भेजा है, तुमने तो इधर भी बिजनेस शुरू कर दिया। तो माशाल्लाह ट्राला पहुंच गया चीजें लेके। तो परचेज डेबिट क्रेडिटर पी क्रेडिट कितने रुपए से जी? 100 रुपए से। एक दिन का गैप क्यों आया? क्योंकि सारी बात है ट्रक वाले ने रास्ते में चाय शाय पी होगी, रात को रुका होगा कहीं, फिर अगले दिन सुबह रवाना हुआ होगा। तो ये 100 ट्रिलियन की बात है ना, 100 रुपए तो नहीं, 100 ट्रिलियन की चीजें हैं। अच्छा, तो पेरेंट चीजें भेजता है तो एंट्री करता है डेटर डेबिट सेल क्रेडिट। सब्सिडरी को चीजें मिलती हैं तो क्या एंट्री करती है? परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट। लेकिन एक और लफ्ज सुन ले, डेटर एस और क्रेडिटर पी, ये सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एंट्रीज हो रही हैं। तो शोहर का फोन आया 31 दिसंबर को, किताब देना। शोहर का फोन आया 31 दिसंबर को, या उससे पहले थोड़ा सा फोन आया, मैं जरा वो डेट देख लूं जो हमने किताब में लिखी हुई है ताकि हम उसी डेट को यूज कर लें। शोहर का फोन आया साल के एंड पे, बेगम हाउ आर यू। बेगम ने कहा मुझे लेने आ रहे हैं। नहीं मैंने तो कोई और बात करनी थी। तो बेगम ऐसा है कि कुछ पैसे तो भेजो। शोहर तुम मेरे से पैसे मांगोगे? और नहीं वो बातें ना, वो जो कारोबार में। अच्छा ठीक है, 100 रुपये मैंने तुम्हें देने हैं, लेकिन माय डियर तुम्हें तरसा के दूंगी। ऐसा कर लो कि 29 दिसंबर को इधर कर लो। अच्छा खामोश, बीवी ने पेमेंट कर दी जी 80 की। वो बेचारा जो पैसे लेके गया वो बंदा गुम हो गया। ईयर एंड पर पी डिड नॉट रिसीव कैश। 31 दिसंबर पी डिड नॉट रिसीव कैश, पेरेंट के पास कैश रिसीव नहीं हुआ। अब बंदा अल्लाह भला करे, पता नहीं कि किस चक्कर में निकल गया कहीं इधर उधर। अब वो बंदा अभी तक पहुंचा नहीं पैसे लेके, या अगर बैंक में ट्रांसफर कराए हैं तो अभी तक क्लियर नहीं हुए पैसे, हमारी बैंक स्टेटमेंट में अभी तक अपीयर नहीं हो रहे, क्योंकि बैंक में ट्रांजेक्शंस में कभी बैंक का सिस्टम बैठ जाता है, कभी कोई मसला हो जाता है। तो अभी तक हमें ये 80 रुपए रिसीव नहीं हुए। अब जिस वक्त हम अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे, यार ये देख लो, ये पकड़ लो और ये ले लो। किधर है वो, क्या कहते हैं, क्या उसे, किधर गया है? अच्छा, जब ये अपनी सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाएंगे तो बता दें पी की किताबों में और एस की किताबों में, मैं बैलेंस शीट के एंगल से डिस्कशन कर रहा हूं, अभी पी एंड एल के सवाल नहीं हो रहे। पी की किताबों में करंट एसेट्स में डेटर कितना नजर आ रहा होगा? 100। बीवी तूने मुझे 100 रुपए देने, ये पेरेंट की किताबों में नजर आ रहा होगा। सरताज नहीं, जरा बैलेंस निकालें। क्रेडिट हुए 100 से और डेबिट हुए 80 से। इसकी किताबों में जरा कैरी डाउन बैलेंस निकालें, क्रेडिटर का 20 का बैलेंस आ जाएगा। तो बीवी कैरी होगी, मैंने 20 रुपए तुम्हें देने हैं, तो देयर विल बी अ डिफरेंस, एक डिफरेंस आ जाएगा। एज पर शोहर कितने रिसीवेबल है? 100। एज पर बीवी फिलहाल अब बकाया कितने पेएबल है? 20। कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हुए हम एक एंट्री करेंगे। 80 रुपए का तो अभी फारक करें, पहले 100 और 20 रुपए का कर लें। शोहर तेरी बुक्स में बीवी से रिसीवेबल आ रहा है 100 का। शोहर तू मान, जिसमें लोन रिसीवेबल होता था, शोहर तू मान तूने 100 रुपए बीवी से नहीं लेने क्योंकि ये आपस का रिसीवेबल है। हाँ बिल्कुल मैं मानता हूं। पहले शोहर को मना लिया, डेटर डेबिट साइड पे आ रहा था, क्रेडिट कर दिया। बीवी ऑटो पे लगी हुई थी, बीवी ने कहा मैंने कौन से पैसे देने थे, लेकिन ये एंट्री ऑब्वियसली इतनी सी भी आप पोस्ट कर देंगे ना तो इंशाल्लाह आपके 1.5 में से 1 मार्क्स आ जाएगा। अब बस एक एंट्री और है, वो जो कैश रास्ते में पड़ा है, इसका नाम हम रखा करेंगे फ्रॉम द एंगल ऑफ ग्रुप कैश इन ट्रांजिट। यानी अगर दोबारा बीवी को आप घर ले आए तो ये कुछ इस तरह की मिसाल है कि बीवी ने 80 रुपए भेज दिए, बच्चा जो है फ्रिज में बैठ के खरबूजे खा रहा है और भूल गया अबू को पैसे देना, तो पैसे तो घर में ही पड़े हुए हैं ना। ये देखें किचन, ये देखें कमरा और ये देखें घर। बीवी ने शोहर को कितने पैसे भेजे हैं? 80। अब वो 80 रुपए लेके बच्चा कहां बैठा हुआ है? फ्रिज में बैठ के खरबूजे खा रहा है। तो क्या ये पैसे हमारे दरमियान ही कहीं घूम रहे हैं? जी बिल्कुल। तो इन पैसों को कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम फिजिकली भी वेरीफाई कर सकते हैं। उस बंदे के पास जाके गिन सकते हैं, भाई बताओ आपके पास कितने पैसे पड़े हुए हैं। तो फ्रॉम द पर्पज ऑफ कंसोलिडेशन इट विल ऑलवेज बी पास्ड एट दिस।
कैश इन ट्रांजिट। पेपर में रीजन बताया करेगा, पेपर में रीजन बताया करेगा। डिफरेंस इन बैलेंसेस इज ड्यू टू कैश, मुझे इंग्लिश का फिक्रा बनाने दें और गौर से सुने। डिफरेंस इन बैलेंसेस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय एस अमाउंटिंग टू 80 विच इज येट नॉट रिसीव्ड बाय पी। पेरेंट ने अभी तक ये कैश रिसीव नहीं किया। अब हम क्या करेंगे, हम डेटर में क्रेडिट करेंगे 100 रुपया, यहां -100 लिख देंगे। क्रेडिटर में डेबिट करेंगे 20 रुपए, यहां -20 लिख देंगे। और कैश इन ट्रांजिट अलग लाइन आइटम भी डाल देंगे कभी कभी हम। बेहतर है कैश इन ट्रांजिट कैश में लिख दें प्लस कैश इन ट्रांजिट, तो ये कैश इन ट्रांजिट के तौर पे नजर आने लग जाएगा। हैंड रिटन पेज बता दें जहां ये हुआ है ताकि कुछ आपको नोट ना करना पड़े। जी मैं सवाल लेता हूं, एक मिनट मुझे जरा रिवाइज करा लेने दो। पेज नंबर 9। पेरेंट ने चीजें भेजने की क्या एंट्री की, डेटर डेबिट, लेकिन ये लफ्ज साथ लगाएं, डेटर एस डेबिट और सेल। सब्सिडरी ने क्या एंट्री की, एक दिन बाद चीजें मिल गई। आपने देखे ट्रक वाला जल्दी पहुंच गया था, एक दिन बाद ही पहुंच गया, और पैसे वाला 29 को अभी तक 30-31 गुजर के नहीं पहुंचा। चलें कोई मसला नहीं, पैसे हैं ही ऐसी चीज। परचेज डेबिट, क्रेडिटर क्रेडिट। फिर शोर का फोन आया, मेरी मलिका खुदा के लिए तुम जो है वो मुझे पैसे भेज दो। सरताज मैं भेज रही हूं लेकिन तरसा तरसा के पैसे दूंगी, तुम्हारी सोच है। आप मार दो ये लो। तूने कीमा बना दिया यार, मारना ना तूने। भाई को टिश्यू पेपर दे, तो दफन कर देना क्लास को। अच्छा 4 दिन बाद दरबार बन जाना है। अच्छा भाई, आप परचेज डेबिट क्रेडिटर क्रेडिट हो गया। अब मुझे बता दें कि 29 दिसंबर को बार बार रिक्वेस्ट करने पर बीवी ने सिर्फ अभी कितने पैसे भेजे हैं, 80, पूरे पैसे नहीं भेजे। लेकिन अनलकीली पेरेंट डिडंट रिसीव द कैश। पेपर में क्या होगा, पेपर में आपको किस तरह का डेटा दिया होगा, पी की बैलेंस शीट दी होगी। कभी कभी आई कैप लिख देता है डेटर के साथ करंट अकाउंट, यानी करंट अकाउंट होंगे आपस के अकाउंट। कि शोहर कह रहे हैं मैंने तेरे से 100 रुपए लेने, बीवी कह रही है ना ना सरताज होन नहीं 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 सरताज मैं पेच तेरी मेहरबानी, मैं तेनों सिर्फ 20 देने। वो कहता है ना 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 बीवी होन नहीं 100 रुपए। अदर इन्फॉर्मेशन कहती है ठहरो ठहरो परेशान ना हो, गल सुन लो। द डिफरेंस इज ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट। छोटा सा फिक्रा ऐड करें, क्या लिखेंगे, सेंट बाय, जल्दी जल्दी जल्दी। ये फिक्रे आई कैप डाल रहा है, कुछ बच्चों को पता नहीं क्यों समझ नहीं आ रहे, इसलिए कि यहां साथ साथ लिखते नहीं है। फिर पूछते हैं सर किसने किसको भेजा, इंग्लिश पढ़ के जरा मुझे समझा दें आप, मुझे साथ ले जाना। सेंट बाय एस टू पी, तो डिफरेंस है ड्यू टू कैश इन ट्रांजिट, सेंट बाय एस टू पी। व्हाट टू डू इन पेपर गाय, पेपर में तो ये हुआ होगा। व्हाट टू डू इन पेपर, ओपन द बॉल पॉइंट, डेटर को क्रेडिट कर दें कितने रुपए से, 100 रुपए से। क्रेडिटर कितना नजर आ रहा है, पहले ये तो खत्म करें ना इनका आपस का लेना देना। और बैलेंसिंग फिगर विल बी कैश एंड ट्रांजिट। क्या आपके ख्याल से बातें करते करते एक बात बताएं, क्या आपके ख्याल से बात इतनी सिंपल होगी कि बैलेंस शीट के फेस पे ये चीजें डेटर क्रेडिटर में हमें नजर आ रही होंगी, या हमारे डेटर क्रेडिटर कोई और भी हो सकते हैं इनके अलावा? कैसा हो सकता है पीटीसीएल के बहुत सारे डेटर हो, उसमें एक सब्सिडरी भी हो, और इसी तरह यूफोन के भी बहुत सारे क्रेडिटर हो, उनमें एक पीटीसीएल भी हो। सो फाइनली नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स एन एग्जाम लेवल क्वेश्चन, बट यू आर नॉट सपोज टू वॉच ऑन बुक। बुक पे आपने नहीं देखना। पेपर में क्वेश्चन आया, इन एग्जाम क्वेश्चन, इट क्यों लिखा हुआ है अब्दुल्ला, ये उड़ा दो, इट कहां से आ गया। इन एग्जाम क्वेश्चन में बी प्रेजेंटेड एज फॉलोज। क्वेश्चन आपको इस तरह आएगा, करंट एसेट्स में पेरेंट के कितना नजर आ रहा है, 600, 100 नहीं। और सब्सिडरी की करंट लाइबिलिटीज में क्या नजर आ रहा है, शोहर कह रहे हैं मैंने अपने डेटर से, डेटर के साथ एस तो नहीं लिखा हुआ, बहुत सारे डेटर होंगे मेरे ख्याल से। शोहर कह रहे हैं मैंने अपने डेटर से 600 लेने, बीवी कह रही है मैंने अपने क्रेडिटर्स को 320 देने। अदर इंफॉर्मेशन,
डेटर्स ऑफ पी, जैसे ही लफ्ज आया करेगा डेटर ऑफ पी। ये आपकी किताब में कुछ लिखा, मेरे पास क्यों गायब हुआ है? इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम एस ऑफ ₹100, इंक्लूड रिसीवेबल। अच्छा, ये सवाल चल रहा है ना अभी हमारा। डेटर ऑफ पी, आपने फौरन ना नजर ढूंढनी है, पेपर में जाके ढूंढने हैं, जिसका जिक्र हो रहा है उसको ढूंढे। मैं कहूं रशीद, तो फौरन रशीद को सबने ढूंढना है। तो अब मैं कहूं कहां करूंगा? आपको पता है बैलेंस शीट में तो 15-16 चीजें आ रही होती है नजर में, वो जो हम लेके जाते हैं। डेटर ऑफ पी, फौरन ढूंढे। 600 के बारे में कुछ बताने लगे, क्या बता रहे हैं? डेटर ऑफ पी इंक्लूड, डेटर ऑफ पी इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम ऑफ रुपीज। तो डेटा मैंने वही रखा है, बाकी 500 के कोई और डेटर होंगे। अब मुझे बता दें, पेपर में हम छोटी सी एक लाइन लगा लिया करेंगे अपने समझने के लिए, सवाल के ऊपर इंशाल्लाह कोई पेपर नहीं छीनेगा आपका। हम एक लाइन लगा लेंगे, मैं लाइन रेड से लगा देता हूं ताकि जो मेरा लिखा हुआ है वो अलग आपको नजर आए। बाकी 500 की मुझे कुछ जरूरत है या फिर छोड़ने पर है? छोड़ने पर है, क्योंकि जिस 600 में से जब 100 माइनस करूंगा तो ऑटोमेटिकली 500 बैलेंस शीट में नजर आ जाएंगे। उन डेटर्स की हमें टेंशन नहीं है। इस लाइन का मतलब आप बार बार समझ लें, डेटर ऑफ पी, 600 पे उंगली आ गई, उंगली रख के अगला फिक्रा पढ़ना है। इंक्लूड रिसीवेबल फ्रॉम एस ऑफ ₹100। अगला पढ़े, क्रेडिटर ऑफ एस। रुक जाएं। ये होते हैं क्रेडिटर ऑफ एस, ये तरीका होता है इनके ढूंढने का। ये ना बोंगी मारिएगा। क्रेडिटर ऑफ एस कहते हैं इन्हें। क्रेडिटर ऑफ एस इंक्लूड पेएबल टू पी ऑफ ₹20। नहीं, कुछ नहीं करना। अब आप 600 और 320 को इग्नोर करके बताएं पी का दावा क्या है? मैंने 100 रुपया लेना है। और बीवी का कहना क्या है? मैंने 20 रुपए देने हैं। डिफरेंस इज ड्यू टू कैश सेंट बाय एस ऑन 29 बट नॉट रिसीव्ड बाय पी। ईयर एंड तक उसको मिल नहीं सका। जरा ट्राई करें क्या एंट्री बनेगी, जल्दी ट्राई करें क्या एंट्री बनेगी। डेटर को क्रेडिट करेंगे 100 रुपए से, क्रेडिटर को, और कैश इन ट्रांजिट बैलेंसिंग। व्हाट टू डू इन पेपर, पेपर्स में, पेपर्स तो नहीं हो रहे, पेपर ही कर दो। पेपर में क्या करना है? पेपर में ये करना। चलें हमारे सवाल वाली एडजस्टमेंट ट्राई करेंगे या ट्राई करेंगे? ट्राई करें, ट्राई। यू नो दैट प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट बट द शर्त इज इफ ही इज इंटरेस्टेड इन स्टडीज। एक मिनट, पहले पुरानी वाली एडजस्टमेंट पढ़ के मुफ्त के नंबर ले लें। पहले एक पुरानी वाली एडजस्टमेंट आ गई है, मुफ्त के नंबर ले लें। सोल्ड अनसोल्ड वाली। आपस की सेल ऑफ गुड्स आर इनवॉइस्ड एट मार्जिन ऑफ 30%। द रेलिवेंट डिटेल्स आर एज, पी के स्टॉक में चीजें पड़ी हैं जो उसने किससे खरीदी हैं? शोहर के कमरे में बिस्किट पड़ा है जो उसने किससे खरीदा है? बीवी से। क्या ये बिस्किट बिक गया? मेरे ख्याल से डायरेक्ट ही वो अनसोल्ड दे रहे हैं आज, वो सोल्ड की फिगर ही नहीं दे रहा। बीवी तूने कितने भेजे? बीवी कहती है नहीं बताऊंगी। शोहर से हमने पूछा तेरे पास कितने अभी तक पड़े रह गए? शोहर ने कहा बताऊंगा। शोहर बताऊं होता है और बीवी लेडी फिंगर होती है। ओके चलें जी, वर्किंग नंबर 8, शुक्र है इतना तो समझ आ गया। वर्किंग नंबर 8, 5, 6 और 7 रूम्स बुक हो चुके हैं, अभी मेहमान आने हैं। वर्किंग 1, 2, 3, 4 वाले मेहमान आ चुके हैं। छोटे छोटे फोल्डिंग कमरे बीच में खोले हैं। वर्किंग नंबर 2.1 और वर्किंग नंबर 3.1। नए नए कमरे छोटे छोटे देने पड़े, अजीब अजीब मेहमान आ रहे हैं आजकल। तो इंशाल्लाह थोड़े दिनों में वर्किंग 5 का मेहमान आएगा, 6 का आएगा, 7 का आएगा। जी कमरा नंबर 8 खोले, मेहमान तशरीफ ला रहे हैं। इतनी सी लाइन पढ़ के बताएं सेलर कौन होगा? एक्सेलेंट। ये इतनी सी लाइन पढ़ के बस पता चला लिया करें। पी के स्टॉक में पड़ी हैं चीजें तो किसने बेची होंगी? बड़ा तसल्ली से सोचा करें, चीजों को एक ही दफा फिर पक्की याद हो जाती हैं। पी के स्टॉक में पड़ी हैं चीजें, तो बेचने वाला कौन है फिर? एस। तो ये एस टू पी टाइप ट्रांजेक्शन है। सोल्ड बाय एस, नो आइडिया। अनसोल्ड,
60 या लाइंग इन बायर स्टॉक, बायर के स्टॉक में कितनी पड़ी हैं 60। मार्जिन, अच्छा ये फिगर हमेशा सेल प्राइस पे पड़ी होगी, 60 पड़ा है, अच्छा जी, किसके स्टॉक में पड़ा हुआ है, तो फिर बेचा किसने है, किसने आपस का प्रॉफिट बुक किया है, एस ने या पी ने, और पी के स्टॉक में पड़ा है वो अभी तक आगे बेच नहीं सका, एस ने आपस का प्रॉफिट बुक किया, तो एंट्री बन जाएगी, जब भी इधर एस आएगा ना एस टू पी तो ऐसा ही आया करेगा। अनसोल्ड गुड्स, अनसोल्ड गुड्स सेल के ऊपर कैसे पड़ी हो सकती हैं, असल में अनसोल्ड गुड्स ना सेलर के एंगल से मैं आपको बताता हूं सेल पे पड़ी हुई है, अनसोल्ड गुड्स सेलर के एंगल से सेल पे पड़ी होती है, ये डिस्कशन सेलर के एंगल से होती है, और ये जो प्रॉफिट इक्वेशन है ये भी सेलर की दी होती है, थोड़ा सा देखना जरा एक चीज, एस पी, एक फिगर एज्यूम कर रहा हूं, एक फिगर सवाल वाली, इसने 45 की खरीद कर 60 की बेच दी, इसने 60 की खरीद ली लेकिन अभी तक इसके स्टॉक में पड़ी हुई, तो ये सेल प्राइस इसके एंगल से होती है सब, क्योंकि इसने तो सेल ही किया ना, इसलिए मैं बता रहा हूं कि अनसोल्ड स्टॉक हमेशा किस पे पड़ा होता है, सेल प्राइस पे, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ एंगल ऑफ सेलर, और अल्लाह का शुक्र है ये पी आगे बेच नहीं सका तो हमारी एडजस्टमेंट की रिवीजन होगी, अगर पी आगे बेच देता सब कुछ तो फिर मसला ही ना होता। आपस का प्रॉफिट उल्टा रहे हैं, आपस का प्रॉफिट उल्टा रहे हैं, बेचने वाले ने प्रॉफिट बुक किया और खरीदने वाले ने, और बोले खरीदने वाले का स्टॉक आसमानों पे पड़ा हुआ है, यही बताया था पहली क्लास में, बेचने वाले ने प्रॉफिट बुक किया, मेरे ख्याल से 10 रुपए का बिस्किट था 12 का बेचा था, और खरीदने वाले की किताबों में 12 का ही पड़ा हुआ था, याद आ रहा है मुझे, तो उसमें 2 रुपए का प्रॉफिट था, तो ये थी कोई लॉजिक वगैरह दोबारा आप लोग डिस्कस करने लगे, तो एसआरई डेबिट स्टॉक क्रेडिट, इस सारे के बजाय पेपर में क्या करना है आपने, अगर थोड़े से बड़े हो गए हैं तो पेपर में एक काम कर लीजिएगा बस, 60 डिवाइडेड बाय, वो सारी वर्किंग एट अवॉइड करके 100% ये काम पेपर में कीजिएगा, चलेगा, पूरे मार्क्स ले देगा। रिवर्सल ऑफ प्रॉफिट ऑन डिस्पोजल ऑफ स्टॉक, ऑन सेल ऑफ स्टॉक, एसआरई डेबिट, इन्वेंट्री क्रेडिट, 18 हाँ बना दें।